चलो बैठो आप। इतनी इधर आप करो जो सर आबिद करवा रहे हैं, मैं इनको करवा लूँ। आई होप कि आप डिस्टर्ब नहीं होगे। अच्छा बच्चों, आज सर्कुलर मोशन है हमारा टॉपिक, और इस पूरे चैप्टर के हमारे हैं एमसीक्यूज। उसमें जितना जितना जो कुछ भी आता जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके एमसीक्यूज का हमारा काफ़ी पार्ट क्लियर हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा हम कितने एमसीक्यूज यानी कितना कंसेप्ट लेके आज बैठे हुए हैं। जिस तरह बेटा आज एमसीक्यूज है, और फर्स्ट एमसीक्यूज है जी, इन यूनिफॉर्म सर्कल मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट। बॉडी क्या कर रही है, मैं ही सिर्फ डिस्कस करता जाऊंगा, आपने सिर्फ नोट करना है, जो कुछ करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये सारे आपके बोर्ड से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज हैं, खुद से बनाए हुए मेरे कोई एमसीक्यूज नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे एमसीक्यूज है इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप पहले अपने माइंड में पहले डिसाइड कर लेना, देख लेना कि मेरे साथ वो एमसीक्यूज मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब कोशिश करना, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। अगर 20 एमसीक्यूज है तो उसको 1 घंटा प्लस लग जाएगा। मैं डिस्कस करूंगा, अगर आपका माइंड होता जाएगा तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे, हाँ जी मेरा कंसेप्ट क्लियर है। अगर मेरे साथ आपके मैच नहीं हो रहे तो आपको यानी अभी कोई ना कोई वीकनेस है कंसेप्ट से रिलेटेड। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी इस तरह की मेरे पास एक मोशन है, और एक बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट। जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमें पता है, इसके किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। तो एंगल हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट नहीं हो सकता। जो कांस्टेंट नहीं होगी, इस पॉइंट की, इस एक ऑब्जेक्ट की स्पीड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कंपेयर करूंगा तब स्पीड चेंज हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की क्या है, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म सर्कल का मोशन, इसके अंदर स्पीड क्या रहेगी, ये भी नहीं ऑप्शन आया मेरे पास। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे। तो क्या 1/2 mv का स्केयर नहीं है इसका फॉर्मूला, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो फिर लास्ट कौन सा ऑप्शन बचता है, मोमेंटम, क्योंकि ये प्रोडक्ट है मैस एंड वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे इस बॉडी की डायरेक्शन इस तरह थी, इस बॉडी की डायरेक्शन इस तरह थी। डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज। जब वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगी तो वेलोसिटी की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 0। चेंज अगर इधर मैक्सिमम थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम, दोबारा इस पॉइंट को टच किया तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो चेंज कौन हो रहा है मेरे पास यहाँ पे, मोमेंटम चेंज हो रहा है। आप लोगों के पास रजिस्टर नहीं है, क्लियर। इस एमसीक्यू की ना समझ आई हो, आगे चले। नेक्स्ट देखो एमसीक्यू। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल रेडियस r विद द कांस्टेंट स्पीड v, इट्स एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। चलो ठीक है, इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद द कांस्टेंट स्पीड v, इट्स एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो v इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। फाइंड क्या करना है, एंगुलर स्पीड, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है एमसीक्यूज आ रहे, एमसीक्यूज इजी है ना, यही बेटा आपके बोर्ड के एमसीक्यूज हैं। इतने ही मुश्किल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखो, टू रेसिंग कार्स ऑफ मैस m1 एंड m2। टू रेसिंग कार्स हैं, उसका मैस m1 एंड m2 है, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियाई r1 एंड r2। यानी दो कार्स हैं, एक कार
ये m1 और उसका रेडियस सेंटर तक क्या है r1। दूसरी कार यहाँ पे मैं रख देता हूँ, वो उसका भी क्या है m2 और उसका रेडियस सेंटर पे क्या है r2। दिस स्पीड सच दैट ईच मेक ऑफ द कंप्लीट सर्कल, यानी कंप्लीट सर्कल करते हैं तो कंप्लीट सर्कल पे थीटा क्या बनेगा, थीटा क्या बनेगा, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। तो वन रेवोल्यूशन किसके इक्वल होती है 2 पाई रेडियन, यानी एक एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री का बनेगा पूरा सर्कल करने के बाद। तो एंगल जो 360 का बनेगा थीटा क्या बनेगा 2 पाई रेडियन। मेक इन अ सर्कल सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, टाइम दोनों का क्या है, दोनों एक सर्कल सेम टाइम पे करते हैं तो यानी दोनों का टाइम क्या है, फाइंड क्या करना है, एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है इसकी और इसकी, इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। हमने फाइंड करना है ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2। पहले ओमेगा 1 फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा 1 किसके इक्वल होता है डेल थीटा ओवर टी, यहाँ पे डेल थीटा कितना है 2 पाई ओवर टी। ओमेगा 2 भी क्या है मेरे पास डेल थीटा ओवर टी। क्या ओमेगा 2 ने भी एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया, अगर ओमेगा 1 पूरा सर्कल कर रहा है तो क्या ओमेगा 2 ने भी पूरा सर्कल किया, दोनों ने लिखा हुआ है टू रेसिंग कार m1 m2 मूविंग इन अ सर्कल रेडियस द स्पीड सच दैट ईच मेक कंप्लीट सर्कल। दोनों क्या करते हैं कंप्लीट सर्कल करते हैं तो दोनों का क्या आ गया, दोनों पुट कर दूं यहाँ, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो क्या बनेगा, क्या नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए, आपस में काट दूं तो क्या बनेगा, तो मैं लिख सकता हूं। तो आंसर क्या आ सकता है इसका 1:1 इसका आंसर आ गया। क्लियर, किसी को ना समझ आई हो? चलो जी बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। A motorcyclist going to round in a circle track at the constant speed has, अगर वो constant स्पीड के साथ एक साइकिल एक राउंड कर रहा है इन सर्कुलर ट्रैक, यानी एक सर्कल ट्रैक कंप्लीट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो क्या होगा कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी या कांस्टेंट फोर्स। एक वो कंप्लीट ट्रैक कर रहा है, एक वो कंप्लीट ट्रैक कर रहा है, तो बताओ अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो तो बताओ कि उसकी क्या क्या चीज करेक्ट हो सकती है सर्कल के अंदर, क्या उसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, कभी भी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करेगी, कांस्टेंट नहीं हो सकती। एक्सीलरेशन भी वेक्टर है, ये भी नहीं हो सकती कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है क्योंकि इनके एंगल्स क्या रहेंगे एक सर्कल के बाद क्या रहेंगे हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ये बार बार बात कर चुके हैं। कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या होगी चेंज होती रहेगी। तुम्हारा आंसर क्या आ जाता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब पार्टिकल मूविंग है ना कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ कर रहे हैं तो कौन सी मोशन होगी, किस तरह की मोशन हमें नजर आएगी, क्या उसमें एनर्जी कंजर्व्ड होगी, क्या मोमेंटम इज कंजर्व्ड होगा, क्या बोथ कंजर्व्ड होंगे या दोनों कंजर्व्ड नहीं होंगे। हमेशा एनर्जी रिमेन क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम में भी पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में भी बना है कि हमेशा एनर्जी क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, मोमेंटम भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। रिजल्टेंट मेमोरी यानी टोटल मोमेंटम क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है इन दोनों का ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाता है। देखो नेक्स्ट एमसीक्यू, अ पार्टिकल इज मूविंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड इट हैज कांस्टेंट, बताओ क्या चीज कांस्टेंट हो सकती है। अभी पिछले एमसीक्यू के साथ सेम मैच हो रहा है, एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट हो सकती है
काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हमेशा कंजर्व्ड रहती है यानी कांस्टेंट रहती है। आई समझ? सेम एमसीक्यू वैसे ही। अगर द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट यूनिट किसके, एंगुलर स्पीड का। रेवोल्यूशन पर मिनट यूनिट किसके, एंगुलर स्पीड का। एंगुलर स्पीड कितनी है मेरे पास, 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो मैं कह सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई ओवर 60। तो मैं कह सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, नहीं एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, ठीक हो गया। बताओ कितना आ गया इसका आंसर, 0 0 से काटा, 2 3 जा और 3 4 जा, तो क्या आ गया, है ऐसा आंसर। तो हमारे पास ऐसा आंसर अवेलेबल है 4 पाई रेडियन पर सेकंड। समझ आया? नेक्स्ट, सर्टेन न्यूट्रॉन स्टार्स बिलीव्ड, मैं गारंटी दे रहा हूँ जितने एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, आई होप के बोर्ड इन्हीं एमसीक्यूज में से दोबारा पूछेगा आपसे। आप देखोगे कि आपके इनमें से एमसीक्यूज, इससे ज्यादा वो एमसीक्यूज नहीं पूछेगा, यही एमसीक्यूज पूछेगा, रिपीट करेगा एमसीक्यूज, इसकी गारंटी है। वो कोई नया एमसीक्यूज आपको बना के नहीं देगा। यहाँ तो मैक्सिमम आपको वो 4 वैल्यू पूछ लेगा। कौन सी वैल्यू पूछ लेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सर्कल के अंदर कितनी होती है, हुक के अंदर कितनी होती है, डिस्क के अंदर क्या होती है, जो एक टेबल मैंने बनवाया था। तो यहाँ इन्हीं एमसीक्यूज में से देखो, अनसर्टेन न्यूट्रॉन स्टार, जो स्टार्स होते हैं आपके, जो स्टार्स हैं, आर बिलीव टू बी रोटेटिंग अबाउट द अराउंड 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड। वो क्या करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि एक रोटेशन करने के लिए उनकी एंगुलर स्पीड कितनी होनी चाहिए, 2 पाई रेडियन पर सेकंड होनी चाहिए। फॉर सच अ स्टार हैज रेडियस, अगर उस स्टार का रेडियस कितना, आर कितना हो जाए, 20,000 मीटर, देन आपने क्या फाइंड करनी है, उसकी एक्सेलरेशन ए फाइंड करनी है। तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, कोई बता सकता है? यहाँ ए फाइंड करना है और आर ओमेगा दिया हुआ है, कोई ड्राइव कर सकता है इसको? ए फाइंड करना है और हमें क्या दिया हुआ है, कोई भी नहीं कर सकता। रोटेट कर रहा है सर्कल के अंदर और उसकी एंगुलर स्पीड है जी 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर वो 1 रेवोल्यूशन, पूरा चक्कर काट रहा है, पर इसकी स्पीड है भाई, पूरा रेवोल्यूशन कर रहा है। और उसका टोटल रेडियस 20 किलोमीटर है, यानी छोटा सा स्टार है। तो बताओ उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, जिसकी बदौलत वो पूरा एंगुलर ले रहा है। नहीं फार्मूला याद आ रहा, उमर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला याद है? क्योंकि ए इज इक्वल टू आर अल्फा है ना, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं है, वो तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आपको याद है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला, जल्दी दो। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, जल्दी, किसके इक्वल होती है? डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, मैं कहता हूँ वी का स्क्वायर ओवर आर है। जब हमने पुट किया था एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर ओवर आर, इस ए की जगह तो रिप्लेस किया वी का स्क्वायर ओवर आर, भूल गए? अब इस वी की जगह पुट कर सकता हूं मैं, ए इज इक्वल टू आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर ओवर आर, आर आर से घटा तो क्या बना, ए इज इक्वल टू आर, फार्मूला बन गया। अब इस मामले को पुट करते हैं और हमारे पास आंसर आता है। क्या पुट करते हैं, ए इज इक्वल टू आर कितना है और ओमेगा कितना है, तो ये कितना बनेगा। अब यहाँ पे देखना कि पाए खत्म तो नहीं किया इन्होंने, पाए खत्म किया होगा, तो 2/4 का क्या बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटर को यूज करना पड़ेगा ना। अगर 10 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या ये तकरीबन इसके पास नहीं आ जाएगा, इसका आएगा 9.28। अगर इसको 10 कंसीडर करूं
तो यहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। यहाँ तो ये कर लो और बस यही कर लो, और तो कुछ कर नहीं सकते। आई समझ? बस ऐसा हमने कैलकुलेशन किया, हमारे पास आंसर ड्राइव हो गया। आ रही है समझ? इससे आपका माइंड ओपन होगा कि हमें इसको ड्राइव करना और करना कैसे है। आई समझ? तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर पर सेकेंड। किसी किस्म की कंफ्यूजन यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड नीडल इज इन मैकेनिकल वॉच। एंगुलर स्पीड इन सेकंड नीडल, ठीक है। सेकंड नीडल्स एक पूरा रेवोल्यूशन लेती है, तो कितना लेती है वो पूरा रेवोल्यूशन? हमें पता मेगा किसके इक्वल होता है? थीटा ओवर टाइम। पूरा रेवोल्यूशन कितना होता है उसका? 2 पाई। और टाइम सेकंड नीडल का कितना हो सकता है? हमेशा 60। अगर मिनट होगा तो 3600 होगा। अगर यहाँ पे आर लिखा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 86400। मैं बार बार कहता हूँ, अगर सेकंड नीडल लिखते हैं यहाँ तो हम 60 लेते हैं। अगर मिनट की नीडल लिखते हैं तो हम 3600 लेते हैं। अगर वो और की नीडल लिखते हैं तो आप मल्टीप्लाई करवा देते हो 86400 के साथ। क्लियर? यहाँ पे ये दी है तो यहाँ पे कटिंग कर लो और हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? π/30 को पहला ही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपके आंसर के साथ मिल जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। वाओ, व्हाट इज अ लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा एंड आर गिवन हो? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर होता है। ठीक है, इसको लिखा जाता है v इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि उसकी वेक्टर फॉर्म नहीं लिखते, लेकिन रियल क्या लिखा जाता है? v इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई आर। अगर आर ओमेगा लिखूंगा तो मेरा आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो आपने दूसरे चैप्टर में वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका देखा, एक स्केलर को देखा था, एक वेक्टर को। ठीक हो गया? जिसमें हमें पता है आई जे और के को रिप्रेजेंट करके 0 के इक्वल लाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा आई जे और यहाँ पे के। पहले ओमेगा की वैल्यू क्या है? 3 -4 1, और यहाँ पे क्या है? 5 -6 और 6। क्लियर है? यहाँ पे इस फॉर्मेट को बना लिया जाता है। अगर मैं आर की वैल्यू पहले लिखता तो आपकी मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाने थी। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई ले लेते हैं और आई की नीचे वाली टर्म को इग्नोर करते हैं, तो पीछे कौन सी बच जाती है टर्म? -4 1 -6 और 6। फिर माइनस का साइन, फिर जे ले लेते हैं और उसकी नीचे वाली टर्म को इग्नोर करते हैं, तो पीछे क्या बचता है? 3 1 5 और 6। फिर प्लस लेते हैं के, फिर के की नीचे वाली टर्म को इग्नोर करते हैं, तो पीछे क्या बचता है? 3 -4 5 -6। तो ये डिटर्मिनेंट हो गए। तो इनका डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा? देखो आई का डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा? 4 6 -6 1 -6, और डिटर्मिनेंट में यहाँ भी माइनस होता है तो क्या हो गया? प्लस। इसी तरह 3 6 18 -5 प्लस के, क्या बना? 3 6 18 और 5 4 20 प्लस 20। तो यहाँ पे क्या माइनस आ गया? -18 आए। यहाँ पे क्या आ गया? -13 जे, और यहाँ पे क्या आ गया? +2 के। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है तो यहाँ पे दूसरा ऐसा ऑप्शन नजर आएगा आपको सिमिलरली। क्लियर या नहीं? और यही आपका न्यूमेरिकल भी है। क्लियर? ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं था। अगर मैं आर ओमेगा लिखता तो यहाँ पे आंसर आपको कोई और ही आता। आप ऐसा करके देख लेना। हाँ जी,
ये वाला जो चैप्टर है ना उर्दू का, इसके शॉर्ट भी हो गए हैं, एमसीक्यूज भी हो गए, लॉन्ग भी हो गए। इसका टेस्ट दे दूँ? हाँ जी। और ये सभी ये इंग्लिश का चेक करना है, और नेक्स्ट कोई दे दे स्टोरी अपनी दे देना। और आइए इसको अगेन टेस्ट दे देता हूँ। और साइंस का बता दें। इसका बाकी नेक्स्ट यहाँ तक। हाँ समझ आ गया बेटा यहाँ इसका मेरा न्यूमेरिकल भी कवर। अब ये देखो, द फिगर शो दैट a body of mass m moving with the uniform speed v along a circle of radius, the change in velocity in going to from a to b। हमने a to b क्या फाइंड करनी है? वेलोसिटी के चेंजिंग फाइंड करनी है, कितना चेंज आया, यानी वेक्टर फाइंड करना है हमने, a to b कितना आया, ऐसे ही है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्या मेथड था? हमें पता था, क्या मेथड था? एक्स डायरेक्शन का स्केयर प्लस वाई डायरेक्शन का स्केयर, जिसे हम कहते थे वी एक्स का स्केयर प्लस वी वाई का स्केयर। या हम कह सकते थे आर इज इक्वल टू आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर। ये पढ़ा कभी? कह सकते हैं ना। तो अगर वी रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उसका क्या हो जाएगा? वी एक्स का स्केयर प्लस वी वाई का स्केयर। तो यहाँ पे वी एक्स यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा? एक्स डायरेक्शन पे यहाँ होगा ना। अगर इसका टेंजेंट यहाँ पहुंचता है बॉडी, तो एक्स डायरेक्शन में तो यहाँ होगी ना। तो यहाँ पे वी एक्स, यानी यहाँ पे वी एक्स किसके इक्वल है? यहाँ की स्पीड, और यहाँ पे क्या है मेरे पास? वी वाई। यहाँ की स्पीड क्या है? यहाँ की स्पीड सेम नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है ना। तो स्पीड कांस्टेंट है तो देखो यहाँ पे वी वाई मैं कह सकता हूँ वी एक्स के इक्वल है, या मैं कह सकता हूँ दोनों वी के इक्वल है। ऐसे हो सकता है कि दोनों कांस्टेंट हो गए, इसका मतलब कि यहाँ पे जितनी वी वाई की स्पीड होगी उतनी। तो क्या मैं पुट करके आंसर नहीं ला सकता इसका? यही आंसर बनेगा। तो v का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आंसर बनेगा? ऐसा आंसर अवेलेबल है? कौन सा ऑप्शन है उमर? फर्स्ट वाला ही ऐसा ऑप्शन हमें नजर आया। समझ आया? क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। आसान था, लेकिन आप जब खुद देखते तो आपको मुश्किल लगता है, ऐसे ही है। आपको उसका आंसर देना क्या लगता है? मुश्किल लगता है। जैसे आप ये मुझे देगा आंसर हमार, देखो, और हमरे यहाँ नींद इनको आई जा रही है। वाह, नींद तो हमें आनी चाहिए, दिमाग तो हमारा बंद होना चाहिए। समझ तो हमें नहीं आ रही। चलो हमारा आंसर दे दो, एक तो आंसर दे दो। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑर्बिट, एक सर्कल के ऑर्बिट के अंदर, सर्कल ट्रैक के अंदर ऑर्बिट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करिए, तब उसको क्या होगा? शाबाश, आंसर इसका श्योर ही था। तो इसकी सारी चीजें ठीक है। एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन चेंज होगी। वेरिएबल का मतलब क्या है? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल टाइम। तो यानी ये भी कांस्टेंट नहीं हुआ, मतलब चेंज है। यानी वेलोसिटी भी क्या चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, लेकिन उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट है। अगर ये कांस्टेंट कहोगे तो फिर तो वैसे ही गलत हो जाएगा। एक ही चीज बार बार पूछ रहे हैं, ये कितनी एमसीक्यूज में ऐसे ही पूछ लिया उन्होंने। चलो, इन अ यूनिफॉर्म सर्कल मोशन, जरा इन यूनिफॉर्म सर्कल मोशन, ये बेटा सर्कुलर मोशन है। चलो जी बताओ, इसमें क्या केस सबसे ज्यादा प्रेफर समझा जाता है? क्या? कौन सा ऑप्शन आप कह रहे? आपको ही फर्स्ट है?
नहीं चेंज, दोनों डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, दोनों वेक्टर नहीं है। पहला देखो, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट, हो ही नहीं सकती। सर्कल ट्रैक के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। उसके बाद एक्सेलरेशन, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, एक्सेलरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। दोनों चेंज हो सकते हैं, दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकते। सही, मैं तो कल दो चुकी। हाँ, समझ आया? फिर भी तुक्का गलत लगाया। मुसलमानों क्या हो गया? यही तो समझा समझा थक गया हूं कि लीनियर और एंगुलर में फर्क है यही, कि जो वेक्टर क्वांटिटी हैं लीनियर के अंदर वो कभी भी सर्कल के अंदर कांस्टेंट नहीं रह सकती। चलो नेक्स्ट कह रहा है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। अब तो बता दो, हैं? शाबाश। तमाम एंगुलर जितने भी है वो कांस्टेंट रहेंगे इन सर्कुलर के मोशन, लेकिन लीनियर होते तो वो कांस्टेंट ना होते। चलो एक एमसीक्यू यहाँ अब जाके समझ आ गया, एक ही बार बार पूछ के फिर वही पूछ लिया। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, गलत बतानी है इनमें से कौन सी गलत है। क्या बतानी है? गलत बतानी है, इनमें से कौन सी गलत है। इसको बाद में आता हूँ वापस, पहले इधर आते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ना, पहले क्लियर कर ले। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टेड, the angular acceleration of the body is directed toward the center of the away the toward the center of the circle, along the tangent of the circle, along the axis of rotation। इसका बेटा डी ऑप्शन है, along the axis of the rotation। toward तब होती है जब बेटा कोई बॉडी सर्कल के बिल्कुल टेंजेंट पॉइंट पे होती है, तो इसकी फोर्स क्या होती है? टूवर्ड दी सेंटर। वो शुरू ही सेंटर से हो रही है। एंगुलर एक्सेलरेशन कहां से शुरू होती है? सेंटर से शुरू होती है ना, तो वो कैसे रहेगी? सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहां होती है? सेंटर पे। मैंने आपको बताया था ना, ये फैन है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? उसका सेंटर। तो यानी यहीं पे एंगुलर स्पीड की डायरेक्शन होगी, यहीं पे। ठीक है, इसकी इनवर्ड और आउटवर्ड हो सकती है डायरेक्शन, इसकी इनवर्ड और आउटवर्ड। टूवर्ड किसके होगी इसकी बताओ डायरेक्शन? यहाँ पे एंगुलर स्पीड बन रही है, बताओ टूवर्ड किसकी है? टूवर्ड तो किसी के नहीं, क्या इसकी डायरेक्शन बाहर है, अंदर से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसकी एंगुलर, जिससे एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? आउटवर्ड। एंड इनवर्ड हो जाएगी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आउटवर्ड। ये देखो ना, अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, अगर इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी रहेगी। टूवर्ड कौन होता है पहले याद रख लो, टूवर्ड और अवे कौन होता है? जो बॉडी यहां पे हो, जो सर्कल के टेंजेंट पे हो, वो टूवर्ड हो सकती है या वो अवे हो सकती है। जब इसमें टेंशन हटा दी जाएगी तो अवे जाएगी, अगर इस पे टेंशन लगा दी जाएगी तो टूवर्ड जाएगी। हो गया? अगला काम करो कंप्यूटर, मैं आके आपको भी सुनता हूँ। हाँ जी, इसका आंसर क्या हो सकता है? शाबाश। फ्री फॉलिंग बॉडी का हमेशा डाउनवर्ड आते हुए एक्सेलरेशन हमेशा क्या करती है? पॉजिटिव रहती है। आसान था ये आपके बेटा, एमसीक्यूज आसान हो या मुश्किल हो, ये सारे के सारे आपके ही दीदार होंगे दोबारा एक इंशाल्लाह आपको बोर्ड में। तब आपको शायद, तब आपको थोड़ा सा सीरियसपन नज़र आए। अभी आपके लिए पता है कि पता नहीं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं, इसलिए आप इग्नोर करते रहते हो कि क्या सर पर हार हैं। लेकिन ये एमसीक्यूज दो आते हैं, तो ये दो एमसीक्यूज आई होप कि इसी में से नज़र आएंगे, इससे चेंज नज़र नहीं आएंगे। यहाँ एक एमसीक्यूज बता दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेंगे किसी भी शेप का। चलो, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद, एंगुलर एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा? जब बॉडी क्या करेगी? सिंपल सा आंसर है, जब बॉडी क्या करेगी?
एंगुलर एक्सेलरेशन कब आएगा? हैं? गलत, तेरा तुक्का भी गलत। बैठे बैठे पहले ही तो होश पकड़ी है, उसमें भी गलत। तब का सफर है तो। हैं? नहीं बेटा, इसका ऑप्शन है एंगुलर एक्सेलरेशन आता है जब बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन आता है। एंगुलर स्पीड तब आता है जब बॉडी में लीनियर स्पीड आता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तब आता है जब बॉडी में लीनियर डिस्प्लेसमेंट आता है। जब एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन सर्कल पाथ के अंदर जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? अल्फा। यही पढ़ते रहे ना। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा था? जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट सर्कल के अंदर मूव करेगा तो इस एक्सिस पे जितना एंगल मूव होगा उससे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी सर्कल के अंदर जो जितना मूव करेगा उसके साथ जितना एंगल मूव होगा उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर। इसी तरह जब एक्सेलरेशन नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है बॉडी मूव कर रही है उसके पास एक्सेलरेशन भी हो, पॉसिबल है नहीं। अगर वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना। तो बस इसका ऑप्शन ये एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। और मजे की बात है, सर्कुलर मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कल मोशन के अंदर वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। यहाँ पे वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, लेकिन की जा सकती है, जो भी मैंने करके दिखा दी। आई समझ? तो एक्सेलरेटेड क्या होगा इन सर्कुलर मोशन, तब भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अगर इधर एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह क्या पूछते, एंगुलर वेलोसिटी, तो आपका क्या आंसर होता? वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। अगर इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट इन सर्कल। अगर ये तीनों ऑप्शन ना होते तो ये ऑप्शन परफेक्ट था। क्लियर? अगर वो ये दे सकते हैं तो कोई भी दे सकते हैं। एन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड, इसका फॉर्मूला कोई दे सकता है? दो। एलिवेटर मूव कर रहा है अपवर्ड तो क्या फॉर्मूला है? एफ इज इक्वल टू यहाँ डब्ल्यू माइनस टी। चेक कर लो, क्या पता मैं गलत बता दूं। टी माइनस डब्ल्यू गलत भर रहे हो तो आप देखो जल्दी। हाँ तो ठीक है, टी माइनस डब्ल्यू तो टेंशन क्या हो जाएगी मेरे पास? एफ प्लस डब्ल्यू। टी इजिकल टू किसके इक्वल आ जाएगा? एम में प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? दोनों का एम कॉमन ले लूं तो टी किसके इक्वल आ जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? जब बॉडी अपवर्ड जाएगी तो पेरेंट वेट, या पेरेंट वेट है ना, तो किसके इक्वल हो जाएगा? क्लियर? उसके बाद देखो, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है? पहले फार्मूला देख लेना, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? जी एम ओवर आर। यही फार्मूला है ना, वी नॉट इज इक्वल टू जी एम ओवर। तो किसके इक्वल होगा? अगर मैं बाकी सारे कांस्टेंट कर दूं, क्योंकि सारा रेडियस के साथ है, तो ये नहीं हो गया? द स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस आर, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ द 1 ओवर आर। तीसरा, आंखें खोल के तुक्के लगा रहा है। एक ही तुक्का लगाया? अच्छा, एक ही गलत हुआ। चलो, अब बॉडी मूविंग ना काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, यानी तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? डायरेक्टेड टू अस, यानी आपकी तरफ, या डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अस, यानी इनवर्ड,
या डायरेक्टेड क्लॉकवाइज या डायरेक्टेड एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज बॉडी मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आपकी तरफ, डायरेक्टेड टू अस, या आपसे अवे यानी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अस, या डायरेक्टेड क्लॉकवाइज या डायरेक्टेड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अस। क्लियर। उसके बाद देखो, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ लूप्स मास मूविंग एम डाउन इंक्लाइंड प्लेन विद द वेलोसिटी v विल बी। तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगी वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज भी इन बॉटम 1/2 mv का स्क्वायर ही होती है। इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं हमें कि काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बॉटम के अंदर, वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी 1/2 mv का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटीमीटर फोर्स ऑफ मास m मूविंग विद द एंगुलर स्पीड w इन अ सर्कुलर मोशन। तो मुझे बताओ सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, किसके इक्वल था, mv²/r। अगर इसको v को रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, m ओमेगा का स्क्वायर और r का स्क्वायर/r। तो ये कट गया इसके साथ, तो क्या आ गया, फिजिकल टू m r ओमेगा का स्क्वायर। तो ढूंढ लो m r ओमेगा का स्क्वायर, आपको नजर आएगा सी ऑप्शन के अंदर। अगला देखो, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ डिस्क किसके इक्वल होती है, हमें पता है हुक किसके इक्वल होती है, जीएच के। हुक किसके इक्वल होती है, जीएच के। ये वेलोसिटी ऑफ हुक थी, तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क किसके इक्वल आती है, हाँ कोई बता सकता है, 4/3 जीएच। यहाँ पे एक मिस्टेक है कि इनका अंडर रूट नहीं लगाया, तो यहाँ का स्क्वायर रूट है +4/3 जीएच। क्लियर। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हमसे पूछे गए। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम L इज डिफाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसको डिफाइन कर रहा है हुदा, हाँ लगा दे तो का, तीसरा लास्ट वाला बेटा, डायरेक्शन पे लाजमी डिपेंड करता है। ठीक है, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज तो आपका तेरा पहले ही है। पुल ऑफ द अर्थ ऑफ द मास 20 kg ऑफ द सरफेस अर्थ कितना होगा, अगर अर्थ किसी मास को ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ खींच रही है तो कितनी फोर्स लगाएगी, तो F इक्वल टू, क्योंकि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो mg, तो किसके इक्वल आ जाएगा 20 × 9.8, तो F इक्वल टू आ जाएगा 196 न्यूटन। अब तुझे पहले भी तुक्का लगाया था, तो उसे रीजन पूछनी थी, कुछ भी नहीं पता था। चलो समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम, ये बहुत दफा पूछा गया बेटा एमसीक्यू, छोटा सा एमसीक्यू। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम, आपकी बुक में सबकी जी की वैल्यू दी हुई है, मैं जी की वैल्यू दे दूं आपको पता चल जाएगा। ये होती बेटा 9.7 इक्वेटर के अंदर वैल्यू जी की, पोल्स के अंदर आपकी वैल्यू की जी की होती है 9.7 होती है, ये 9.8 होती है, और सेंटर ऑफ द अर्थ कितनी होती है जी की वैल्यू उधर 0। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है 0। तो बताओ जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे है, ऑल दिस का आंसर आ गया। अगर अर्थ की सरफेस पे पूछते तो फिर 9.8 होती, ऐसे ही है। चलो, फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी, अगर एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट है तो टॉर्क शुड बी 0। ये संभाल लो, लास्ट का तो कोई सीन ही नहीं है ना। क्लियर। ऑर्बिटल रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ, हाय पूछ लिया एमसीक्यूज। जल्दी मुझे रेडियस का फॉर्मूला दो, रेडियस किसके इक्वल था, जी एम टी/आर की, आर नहीं इधर क्या आना था मेरे पास, फॉर्मूला कंफर्म करो, जी एम टी 4 पाई, कंफर्म कर लो, ये फॉर्मूला। एक जियो स्टेशनरी कितना रेगुलेट करता है, रेवलेशन लेता है 1 डे,
यहाँ पे टाइम 1 डे पुट करेंगे, मेरे पास आंसर है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। R इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 4 मैथ्स है ना। 6 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 24 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 1 डे में कितना होता है टाइम 86400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये 1/3। तो हमने इसके आंसर निकाल लेने। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। रेवोल्यूशन पर मिनट यूनिट निकाल के बताओ बेटा, ये निकाल लेना, इतना मुश्किल नहीं है। उसका आंसर जो भी था इसको निकाल लेना। चलो इसका आंसर बताओ। द रेवोल्यूशन पर मिनट इज मैम क्लास में हाँ वो जल्दी बोलो। द रेवोल्यूशन पर मिनट ऑल ऑफ दिस का यूनिट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है, एंगुलर वेलोसिटी का बेटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो सिर्फ रेडियन है या रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन पर मिनट किसका यूनिट है एंगुलर। मर्जी है बच्चों। हाँ सर अभी नहीं है तो उधर ले क्लास। हाँ ले ले, मैं बाद में ले लूंगा उनको पीछे। All point of the rigid body rotating body fixed axis we have the same। ये बेटा एक बॉडी है, इसका 1 पॉइंट 2 पॉइंट इसका एक्सिस है। बताओ अगर ये मूव करती हैं तो इनकी क्या चीज़ सेम होगी। अगर ये मूव करके इस पोजीशन पे आ जाती है और ये मूव करके इस पोजीशन पे आ जाती है तो बताओ इनकी क्या चीज़ सेम रहेगी। ऑल ऑफ दीज इनका एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा, एंगुलर स्पीड भी सेम रहेगी और इनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगी। शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल बच्चों हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके। आज करवाने का ये मकसद ये था कि हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर दिया, सिर्फ इसके न्यूमेरिकल रह गए। इसकी टेंशन ही रहती है कि एक दफ़ा एमसीक्यू ज़हन से तो निकले ना, एक दफ़ा गो थ्रू तो हो जाए ना एमसीक्यू से। कोई कॉलेज वाला कोई अकेडमी नहीं करवाती, इसकी गारंटी करवाती है। इस चैप्टर के जितने भी पास पेपर में जितने भी बोर्ड से रिलेटेड आपके थे वो सारे के सारे करवाए जा रहे हैं। ठीक है। नंबर 2 पे आप इस बात को ख़ास ख्याल रखो। किस बात को ख़ास ख्याल रखना है आपने। ये तो वाइंड अप हो गया बेटा। हमने 2 चीज़ें बेटा ख़ास ख्याल रखनी है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपने आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो उन बच्चों में शामिल हो जाओ आप कि जो बच्चे कहते हैं देखी जाएगी, हमने जो भी सब्जेक्ट रखा है आगे जो होगा देखी जाएगी। या फाइटर बनो, आपको पता है कि जो आपने सब्जेक्ट रखे हैं उसके लिए कितना आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, आपको कितनी फ़ाइट करनी पड़नी है। 2 ही ऑप्शन है बेटा। यहाँ तो देखी जाएगी का ऑप्शन यूज़ करो कि देखी जाएगी आगे क्या होगा। यहाँ भी से फाइट करो। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए उसके लिए कितनी आपको फाइट और कितना आपको नुकसान और कितना आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आपको यहाँ पहुँचने के लिए आपको कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी, आपने अपना फ़ायदा खुद सोचना है। ठीक है। तो आपने इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ आपके हाथ में है। ठीक है ना। आपको आगे जाके मुश्किल हो कि हाँ जी मेरे नंबर इस काबिल नहीं थे जितने नंबर आ गए, तो आगे जाके ये अल्फाज यूज़ करने के मेरे नंबर इस काबिल नहीं थी जितने मैंने ले लिए। उससे बेहतर है कि अभी से आप डिसीजन लो, अभी से आपको रिलैक्स करो कि नंबर जितने भी होंगे देखी जाएगी। यहाँ फाइट बनो और जितने नंबर होंगे उसको गेन करो। अभी से गोल बनाओ, उसको चेस करो। और आपको पता है कि जो सब्जेक्ट आपने रखे हैं, जो सब्जेक्ट आपने रखे हैं उसमें कितनी आपको फाइट करनी पड़नी है वो आप जानते हो, मैं नहीं जानता। मेरा तो एक पीरियड है, मैं आपका पीरियड लूंगा आके और मैं चल जाऊंगा। ना मैंने मेहनत करनी है, ना मैंने फाइनल का रिजल्ट लेना है, ना मैंने बोर्ड के पेपर देने हैं। आपने पेपर देने हैं, आपने ही मेहनत करनी है और आपने ही अपने लिए फ्यूचर को डिसाइड करना है कि वेयर यू विल गोइंग और कहाँ तक जाके वो चीज़ चेस करने वाले हो। अगर गोल छोटे हैं
तो एफर्ट छोटी है, फाइट भी कम होगी। गोल अचीवमेंट ज़्यादा है, फाइट भी ज़्यादा है। एक बात खास ख्याल रखो, दूसरे बच्चों को देखा करो जिन्होंने नंबर लिए हैं। अब बहुत मज़े की बात है, नंबर लेना मुश्किल नहीं है। बच्चों के कितने नंबर हैं आपके? 93। आप सिर्फ इसका ट्रैक यूज कर लो जिस ट्रैक से इन्होंने लिए। आप अपना ट्रैक लेके जाते हो और अचीव करते हो। आपको बने बनाए ट्रैक दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने हिट किया हुआ है आपको। आप उसी ट्रैक को यूज करो और वो नंबर लो, वो देखो वो ट्रैक कैसा यूज करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही बेटा, और इंशाल्लाह 1 से 2 दिन बाद आपके न्यूमेरिकल होंगे।